हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं जावा प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्लाइड देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आपके साथ अभी बेनिफिट्स और आफ्टर देन एप्लीकेशन एरियाज के ऊपर बात करूंगी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, रियल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या होती है, सॉल्व होती हैं। मतलब ये एक सॉल्यूशन है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी उन प्रॉब्लम्स को ऊप्स जो है इजीली सॉल्व कर सकता है, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को बेटर क्वालिटी के साथ डेवलपमेंट टाइम जो होता है और कॉस्ट जो होती है वो कम लगे और सॉफ्टवेयर आपका बेटर क्वालिटी के साथ काम करे। तो बेनिफिट्स क्या है ऊप्स को यूज करने के? लाइक हम रियल मॉडल जो है ऊप्स की हेल्प से बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं, मैसेज को पास किया जा सकता है, डेटा सिक्योरिटी होती है, रीयूजेबिलिटी है। ऊप्स की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी पर काम करते हैं, अपग्रेडेशन देता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, एक्सटेंडेबिलिटी देता है, किसी भी प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और मॉड्यूलैरिटी के ऊपर काम करता है। सो कैसे काम करता है, मतलब जो जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बता रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए, जैसे फर्स्ट है रियल मॉडल, ये पीछे भी डिस्कस किया था। रियल मॉडल का मतलब क्या होता है? ऊप्स की हेल्प से हम रियल सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब जो ऐसे सिस्टम जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उन सिस्टम्स के ऊपर हम काम करते हैं। और काम कैसे किया जाता है? एज ए रियल ऑब्जेक्ट, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी ना, वो सभी रियल सिस्टम्स की हेल्प से काम करती है, जिसके अंदर हम रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है? तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज करके, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था मैंने आपको कि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस आप कैसे करोगे, उसके लिए हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का यूज करते हैं। सेकंड आता है एब्स्ट्रैक्शन। ऊप्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या बताता है बेसिकली कि हम सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पर काम करें, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स होती हैं उन सबको क्या किया जाए, हाइड किया जाए। तो यहाँ पर भी ये बेनिफिट भी देता है, मतलब आप सिर्फ एक्सटर्नल इंटरफेस पर काम कर रहे हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है। वी डोंट नो द इंटरनल डिटेल्स, हमें इंटरनल डिटेल्स का कुछ आइडिया नहीं होता कि इंटरनली सिस्टम कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल से एंड यूजर का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ किस पर काम करता है, एक्सटर्नल इंटरफेस पर। थर्ड आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है? मैसेज पासिंग का हम यूज करते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, तो वो हम करवाते हैं मैसेज को पास करके। इस टेक्निक का यूज करके हम अपनी प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो भी कम्युनिकेशन रहती है वो मैसेज पासिंग के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है। डेटा सिक्योर रहता है, ऊप्स का फीचर भी है ये, मतलब हम अपने डेटा को या कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको सिक्योर रख सकते हैं, ताकि एक्सीडेंटली भी एक्सटर्नल वर्ड जो है ना उस डेटा को ऑल्टर ना कर सके, उस प्रोग्राम को ऑल्टर ना कर सके। तो बेसिकली ऊप्स की अप्रोच ही यही है कि अपने डेटा को क्या करना है, सिक्योर करना है। फिर आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब इनहेरिटेंस है, तो नो डाउट कि हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर आप जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बार बार मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसी डेटा को किसी और क्लास के अंदर ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हमें बार बार क्या करना है, उस डेटा को रीयूज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये एनहांस करता है रीयूजेबिलिटी को ऊप्स।
अपग्रेडेशन के अंदर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है ना इजिली अपग्रेड हो जाते हैं स्मॉल सिस्टम से लार्ज सिस्टम में। जैसे कोई भी अगर हम अपनी ऐप के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर बनवाते हैं, अपना डेवलप करवाते हैं, तो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम टाइम टू टाइम उसको क्या करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो सिस्टम जो है एज एज अ स्टार्टिंग, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि जब आपने सिस्टम को बनाना स्टार्ट किया तो वो एक छोटा सिस्टम था, लेकिन जैसे जैसे उसको बनाते गए, उसके अंदर अपग्रेडेशन लगाते गए, तो सिस्टम क्या हो गया, बड़ा बन गया। ठीक है, तो ऊप्स की हेल्प से बहुत इजीली अपग्रेड किया जा सकता है। दैट इज नेक्स्ट इज रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब कि रिडंडेंट अगर कोड आ रहा है, मतलब अगर सेम कोड हम लेकर चल रहे हैं ऊप्स के अंदर, तो वो सिर्फ क्या करेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा। इसीलिए इनहेरिटेंस का जो फीचर होता है ऊप्स के अंदर, वो एलिमिनेशन देता है रिडंडेंट कोड के अंदर। मतलब बार बार आपने वो कोड नहीं लगाना है। एक क्लास के अंदर आपने कोई कोड लगा लिया, वो कोड आप नेक्स्ट क्लास के अंदर या डिराइव क्लास के अंदर दोबारा नहीं लगाओगे। एज कंपेयर टू हम मेथड की हेल्प से क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं, कॉल करते हैं। तो कोड रिडंडेंसी को भी क्या करता है, ऊप्स एलिमिनेट करता है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एक्सटेंडेबिलिटी। यहाँ पर हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, हम अपनी क्लासेस को या उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं ऊप्स के अंदर। फिर आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इजीली आप चेंज कर सकते हो डेटा और फंक्शन के किसी भी ऑब्जेक्ट के, जबकि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, सेकंड ऑब्जेक्ट आपने यूज नहीं किया, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का। दैट फीचर इज नोन एज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो कि मुझे क्या करना है, फंक्शन एक ही लेकर चलना है। इस कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी यूज करते हैं। ऐड का मैंने एक फंक्शन लिया, लेकिन मैं उसको मल्टीपल उसमें यूज करना चाहती हूँ। लाइक 2 डेटास को ले लिया, उनको ऐड किया, 3 डेटास को ले लिया, ऐड किया, या डेटा टाइप को डिफर कर दिया ऐड करने के लिए। तो मेरे पास क्या है, अलग अलग अप्रोच बनेंगे काम करने के लिए। लेकिन फंक्शन मैंने सेम ले लिया और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मैंने क्या किया, उसको यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम की या प्रोग्राम की कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। मॉड्यूलैरिटी, ऊप्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो क्या है, मॉड्यूलैरिटी के ऊपर ऊप्स हमेशा काम करता है। लार्ज प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना, जिसकी वजह से प्रोग्राम को समझना बहुत इजी है। प्रोग्राम या कोई भी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड की जो बन रही है उसको सॉल्व करना, उसके ऊपर टेस्टिंग लगाना क्या रहता है, इजी रहता है। तो ये बेनिफिट्स है। अगर आप इनको कंपेयर करो प्रोसीजरल अप्रोच के अंदर, लाइक सी के अंदर चल रहे हैं हम, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल लगती है करने में। और अगर प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी आ जाती है तो उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, जो कि ऊप्स क्या करता है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स। ऊप्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है, देखो रियल वर्ल्ड के अंदर जब भी हम बात करते हैं, ऊप्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करती हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशंस लिस्टेड की हैं, फर्स्ट है यूजर इंटरफेस डिजाइन, नेक्स्ट is simulation and modeling, then object oriented database, real time systems, hypertext and hypermedia, computer games, scripting, CAD and CAM system, office automation and decision support system, AI and expert system. These are the application. Move on the next, that give a complete description. Like first one is user interface design. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम बात करते हैं, तो जनरली जब आप इसकी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हो ना, बहुत
एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो यूजर इंटरफेस डिजाइन में हेल्प करते हैं। मतलब उसके अंदर आप हर बटन के ऊपर काम करते हो, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बटन, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। और उससे भी इजीली अगर हमें समझना है यूजर इंटरफेस, तो ऐसी चीजें ऐड करना जो यूजर इंटरेक्टिव हो, जिस पर यूजर बहुत इजीली काम कर सके, तो ओप्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का मतलब क्या होता है जनरली, मतलब हम लोग रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिन पर डायरेक्टली वर्किंग नहीं कर सकते। लाइक अगर एयर पायलट्स की ट्रेनिंग की बात की जाए, एयर ट्रैफिकिंग एंड कंट्रोलिंग को समझा जाए, तो ये कुछ ऐसी अप्रोच है जिनके लिए हमें सिमुलेशन में काम करने की जरूरत पड़ती है। तो ऊप्स के अंदर भी हम अगर कंसीडर करें सिम्यूला 67 और स्मॉल टॉक को, दिस वन सिम्यूला 67 और स्मॉल टॉक, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो लैंग्वेज है जो सिमुलेशन और मॉडलिंग पर काम करती है। तो इनका यूज ही क्या है, ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को। मतलब जो चीजें रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें हमारे लिए उन पर डायरेक्टली वर्किंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पर हम सिमुलेशन और मॉडलिंग के अंदर भी ऊप से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से ही काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है ना, ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे ऊप्स के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इन्हीं की डेवलपमेंट से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है जहां पर हम डेटा को डायरेक्टली ऐड करते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बैंकिंग सिस्टम का ही जनरली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम सभी जो भी वहां का क्लाइंट है उस बैंक का, वो सब किसकी फॉर्म में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो हम सबका डेटा डायरेक्टली सर्वर पर जब भी सेव होता है तो एज एन ऑब्जेक्ट सेव होता है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऊप्स की का ये काफी यूजफुल है कि हम रियल टाइम सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। मतलब यूजफुल फीचर है काफी। यहाँ पर हम जब रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड्स के डायनेमिक बिहेवियर के ऊपर काम करना। ठीक है, अब रियल टाइम सिस्टम क्या है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर डाला भी है कि ये वो सिस्टम्स होते हैं, मतलब इनको हम डायनेमिक सिस्टम तो बोलते ही बोलते हैं, जो चेंज होते हैं आउटपुट पर इंस्टेंट। मतलब आपको आउटपुट वैसे मिलेगी जो सिस्टम से रिलेटेड इनपुट पर क्या होगी, बेस्ड होगी। अगर सिस्टम को कोई भी इनपुट ऐसी मिल रही है जिस पर उसे इंस्टेंट वर्क करना है, तो वो रियल टाइम सिस्टम के अंदर, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, या मैंने एक एग्जांपल और भी लिया है, दैट इज ऑटोमोटिव एयर बैग कंट्रोलर। व्हीकल्स के अंदर हम यूज करते हैं। अगर इमिडिएटली व्हीकल को कहीं से भी सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो एयर बैग अपने आप बाहर आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिव एयर बैग कंट्रोलर है जो कि रियल टाइम सिस्टम का एग्जाम्पल है। मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया का मतलब क्या होता है, आजकल के टाइम पे ना सबसे ज्यादा यूज हम क्या करते हैं, इंटरनेट का करते हैं। तो इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, उसको अगर यूजर को एक्सेस करना है तो वो किसकी हेल्प से करता है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया की हेल्प से करता है। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, हम सभी जानते हैं। हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस पेज पर चले जाएंगे, उस वेब पेज पर चले जाएंगे जहां से हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना है, उठाना है। तो इजी वे है नेविगेट करने का किसी भी इंफॉर्मेशन को जो वेब पेज के ऊपर है। तो ये सब भी ऊप्स की हेल्प से ही जो डिजाइन करना होता है ना, काफी इजी है। ऊप्स कोड ही इनकी डिजाइनिंग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया की। फिर आता है कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स का मतलब क्या होता है, जैसे ऊप्स जो है ना वो इसी मतलब एक अप्रोच जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं कंप्यूटर गेम्स की, और खास तौर पे जब हम काम करते हैं एनिमेशन के अंदर, और साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। तो ऊप्स
इंटरेक्शन देता है अपनी या ऑब्जेक्ट्स की रियल वर्ल्ड के अंदर, और जैसे यूजर को इनपुट आउटपुट चाहिए हो वैसे ही डिजायर्ड आउटपुट के ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्टिंग बेसिकली लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, हम एक्सएमएल की बात करें कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली हम किसके ऊपर काम करते हैं, इंटरप्रेटर के ऊपर काम करते हैं। तो ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के ऊपर, क्लियर। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के अंदर मैं बात करूं पाइथन की या रूबी की या जावा की, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। और ऊप्स जो है ना, ऊप्स की हेल्प से ही हम HTML, XHTML या XML डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर यूज कर सकते हैं, डेवलप भी किया जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। तो स्क्रिप्टिंग भी जो है ना, ये भी ओप्स की ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन इज द कैड एंड कैम सिस्टम। कैड एंड कैम सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओप्स अप्रोच डेवलप करता है कैड के लिए भी और कैम के लिए भी। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मतलब ऐसी डिजाइनिंग जो हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम रियल लाइफ के अंदर काम करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, अभी के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग का जो फील्ड है वो भी काफी वास्ट हो चुका है, कैम की हेल्प से हम काफी सारा यूज करते हैं। तो ये भी सब क्या है, ऊप्स की हेल्प से ही, ऊप्स प्रोग्रामिंग कोड्स की हेल्प से ही डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हैं, एडवांस सिस्टम पर बेस्ड है ऊप्स के। यहाँ पर ना दीज आर ऑल्सो एम्बेड सिस्टम, ये एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, दैट इज मेक टू ऊप्स फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब इनका जो काम है वो क्या है, ऑटोमेटिकली चीजों को जनरेट करना। मतलब एक बार लगा दिया किसी भी उसको और ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, उन सिस्टम्स के ऊपर काम कर पा रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो मतलब जैसी चीजें एक्सप्लोर करते हैं वैसे ही काम करते हैं। तो ये सब भी ऊप्स की हेल्प से जो है अभी के टाइम में यूज होने वाले फीचर्स हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपके सामने बेनिफिट्स और एप्लीकेशन एरियाज बताए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। आज के सेशन में इतना ही। फॉर नेक्स्ट वीडियो, जब भी हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया करूंगी। थैंक यू।